हेलो स्टूडेंट, मैं अखिलेश द्विवेदी सिविल जॉब्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के समक्ष एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय लेकर के उपस्थित हुआ हूं और ये विषय है केन-बेतवा लिंक परियोजना, जिसका शिलान्यास हमारे प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा भारत रत्न और भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के 100वें जन्म दिवस पर खजुराहो में किया गया है, यानी 25 दिसंबर 2024 को, जिसको सुशासन दिवस के रूप में मना रहे हैं हम लोग। तो इस डेट को जो है ये शिलान्यास मोदी जी द्वारा किया गया है और इसके लिए भव्य कार्यक्रम हमारे विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खजुराहो में किया गया है ना। तो ये विषय जो है आज बहुत ज्यादा अभी चर्चा में बना हुआ है। इस विषय से संबंधित क्वेश्चंस जो है आपको प्री, मेंस और इंटरव्यू में पूछे जाएंगे। अभी इंटरव्यू भी चल रहे हैं तो वहां पर भी जो है इस विषय से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और प्री मेंस के लिए तो खैर इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है ही। अभी मैं क्या कर रहा हूं कि अभी इस पर विस्तृत चर्चा यहां पर कर रहा हूं, इसको पूरा डिस्क्राइब कर रहा हूं, एक एक तथ्य इसके अंतर्गत जो भी हैं वो सारे मैं आप डिस्कस करूंगा। और इसके बाद फिर इसके कुछ क्वेश्चंस प्री के हिसाब से जो बन सकते हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। कुछ क्वेश्चन में बनाए हैं मैंने, तो अगला जो मेरा वीडियो होगा इसी संबंधित होगा और उसमें जो है प्री में जो इस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं उन पर मैं चर्चा करूंगा। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो है यहाँ पर मैं आप लोगों को बताऊंगा और उनके जो आंसर उनको डिस्क्राइब करते हुए उनके आंसर बताऊंगा। तो इस तरीके से मैं स्टार्ट करता हूं ये टॉपिक, जो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। जैसा मैंने बताया है कि भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती 25 दिसंबर 2024 को रही है। तो इस दिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा खजुराहो में देश की पहली महत्वाकांक्षी है ये नदी जोड़ो परियोजना को, जो केन-बेतवा लिंक परियोजना के नाम से जानी जा रही है, इसका शिलान्यास हुआ है। ये जो परियोजना है ये एक्चुअली अटल जी का सपना था, अटल बिहारी वाजपेयी का सपना था और उन्होंने जो है इस तरह की परियोजना के बारे में सोचा था और इस दिशा में उन्होंने सबसे पहले प्रयास किया। तो उन्हीं के जन्मदिन पर जो है ये शिलान्यास हुआ। एक स्वर्णिम क्षण है हमारे लिए कि जिन ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने नदी जोड़ो परियोजना की नींव रखी, जिन प्रधानमंत्री ने नदी जोड़ो परियोजना का सपना देखा, उन्हीं के जन्मदिन पर जो है हमारे मध्य प्रदेश में खजुराहो में जो है मोदी जी द्वारा इसका शिलान्यास किया गया। ये समय क्यों चुना गया? क्योंकि इसके जो प्रणेता हैं, नदी जोड़ो परियोजना के जो शिल्पकार हैं, वो अटल जी कहे जाते हैं। इसलिए उन्हीं के जन्मदिन पर जो है ये शुभ कार्य जो है मोदी जी द्वारा हमारे मध्य प्रदेश से स्टार्ट किया गया। और ये जो केन-बेतवा लिंक परियोजना जिसकी हम बात कर रहे हैं वो जो है पहली नदी जोड़ो परियोजना है और उसका सौभाग्य मध्य प्रदेश को और उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुआ है। तो ये है केन-बेतवा लिंक नदी जोड़ो परियोजना और अटल जी का सपना साकार होता हुआ, ये जो है मैंने इसको हेडिंग दिया हुआ है। तो इसके अंतर्गत हमें क्या क्या पढ़ना है, इसका शिलान्यास मैंने बता दिया, नदी जोड़ो परियोजना का डिटेल में बताऊंगा, इसका मीनिंग हम पढ़ेंगे, इसके उद्देश्य या लाभ पढ़ेंगे नदी जोड़ो परियोजना के, फिर इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, इसके अंतर्गत कौन कौन से घटक आते हैं ये पढ़ेंगे। फिर हम आएंगे केन-बेतवा लिंक परियोजना पर, है ना। पहले मैं बताऊंगा नदी जोड़ो परियोजना के बारे में डिटेल, फिर हम जो है उसी से संबंधित जो पहली परियोजना है केन-बेतवा लिंक परियोजना, फिर उसकी हम चर्चा विस्तृत रूप से करेंगे। ठीक है, तो शिलान्यास ये इस तरह से मोदी जी ने किया, खजुराहो में किया और
इसका समय है 25 दिसंबर 2024, जो अटल जी का जन्मदिन पड़ता है, 100वां जन्मदिन है। और उनके जन्मदिन को हम सुशासन के रूप में मनाते हैं। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं आगे। ये इसका इंग्लिश भी यहाँ पर दिया हुआ है, जिनका इंग्लिश मीडियम है वो भी जो है इसको पढ़ सकता है, जो भी उसको समझ सकता है। तो इंग्लिश में भी मैंने सारा डिटेल दिया हुआ है। ठीक है, तो ये इस तरीके से शिलान्यास हो गया, फाउंडेशन स्टोन लेइंग, ये जो है इस तरीके से इंग्लिश में इसका बताया गया है। इसके बाद आगे नदी जोड़ो परियोजना का विस्तृत विवरण यहाँ पर मैंने दिया हुआ है। नदी जोड़ो परियोजना का मतलब क्या है? नदी जोड़ो परियोजना का मतलब होता है कि 2 या 2 से अधिक नदियों को जोड़ना, 2 या 2 से अधिक नदियों को जोड़ करके एक कृत्रिम क्षेत्र डेवलप करना, और उस क्षेत्र के माध्यम से जो है ऐसे क्षेत्र में पानी पहुंचाना जहां पर प्राकृतिक रूप से पानी नहीं पहुंचता है, तो वहां पर कृत्रिम रूप से पानी पहुंचाया जाता है नदियों को जोड़ करके। तो वही इसमें मीनिंग लिखा हुआ है, नदी जल परियोजना से आश्रय ऐसी परियोजना से है जिसके अंतर्गत 2 या 2 से अधिक नदियों को आपस में जोड़ करके एक कृत्रिम नेटवर्क बनाया जाता है, और इसके माध्यम से उन क्षेत्रों में पानी पहुंचाया जाता है, उपलब्ध कराया जाता है जहां पर प्राकृतिक रूप से नदी की पहुंच नहीं है ना, प्राकृतिक रूप से नदी के पानी की पहुंच नहीं है। उन क्षेत्रों में कृत्रिम नेटवर्क विकसित करके और नदियों का पानी पहुंचाया जाता है। तो ये है नदी जोड़ो परियोजना के बारे में। ठीक है, तो ये इसका मीनिंग हो जाता है। इसके बाद फिर आगे मैंने इसका इंग्लिश में भी मैंने बताया हुआ है कि कैसे जो है आपको इसको इंग्लिश में समझना है। तो ये इंग्लिश में इसका मीनिंग लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये है इस तरीके से। इसके बाद आगे इसके उद्देश्य या लाभ, नदी जोड़ परियोजना के उद्देश्य या लाभ। इसका मेन जो उद्देश्य है, पहले मुख्य उद्देश्य लिखा हुआ है। मुख्य उद्देश्य यही कि देश की नदियों को आपस में जोड़ करके जल संसाधनों का बेहतर प्रबंधन करना, नदियों को आपस में जोड़ करके जो जल संसाधन उनका बेहतर प्रबंधन करना, मतलब सही उपयोग करना, ऐसे क्षेत्र में पानी पहुंचाना जहां पर पानी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, पानी जो वेस्टेज जाता है उसको बचाना, है ना। तो ये सारे उद्देश्य जो है आगे इसमें लिखे हुए हैं। ऐसे क्षेत्र जहां प्राकृतिक रूप से पानी उपलब्ध नहीं है वहां पर पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करना, सूखाग्रस्त क्षेत्रों को सूखे से निजात दिलाना, जहां पर सूखा पड़ रहा है वहां पर पानी की उपलब्धता नहीं है तो उन क्षेत्रों में पानी पहुंचा करके सूखे से निजात दिलाई जा सकती है। बाढ़ नियंत्रण का भी एक बड़ा ये उपाय है, तरीका है। बार बार जहां पर बाढ़ें आती हैं, बाढ़ों की ज्यादा संभावना होती है, उन क्षेत्रों में बाढ़ की जो संभावना उसको इसके माध्यम से कम कर दिया जाता है। संबंधित राज्य क्षेत्रों में सिंचाई की क्षमता में वृद्धि करना, जहां पर जो है सिंचाई का कोई साधन नहीं है, पानी उपलब्ध नहीं है, तो वहां पर जो है पानी पहुंचा करके उन क्षेत्रों में सिंचाई क्षमता में वृद्धि की जाती है। संबंधित राज्य क्षेत्रों में विद्युत उत्पादन क्षमता में वृद्धि करना। 3-4 खास पॉइंट इसमें कहे जाते हैं। एक तो पानी की उपलब्धता, पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करना, और सूखाग्रस्त जो क्षेत्र हैं उनको इससे निजात दिलाना, सिंचाई की क्षमता में वृद्धि करना, विद्युत उत्पादन में वृद्धि करना, है ना। संबंधित राज्यों क्षेत्रों में मत्स्य पालन को बढ़ावा देकर रोजगार के अवसरों का सृजन करना, है ना। पानी उपलब्ध रहता है तो वहां पर मत्स्य पालन संभव हो पाता है, इससे लोगों को रोजगार मिल जाता है। नौवहन को सुविधाजनक बनाना, यानी पानी में जो है परिवहन की सुविधा को आसान बनाना। तो इस तरीके से ये इसके खास उद्देश्य पॉइंट मैंने बताए। इसके बाद इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखिए। नदी जोड़ो परियोजना जो है, ये जो कॉन्सेप्ट है ये ब्रिटिश काल से चला आ रहा है ना। अटल बिहारी वाजपेयी ने इसकी आधारशिला रखी, हालांकि इसके वो शिल्पकार कहे जाते हैं, लेकिन इसकी जो स्टार्टिंग है ये ब्रिटिश काल से मानी जाती है। इसके संबंध में जो पहला विचार है ब्रिटिश शासनकाल से आया। पानी भारत की नदियों को आपस में जोड़ने संबंधी सर्वोत्तम जो विचार है ब्रिटिश शासनकाल में आया है। और उस समय किसने ये दिया था? इस दौरान 1858 में मद्रास प्रेसिडेंसी के मुख्य जो इंजीनियर थे, मुख्य अभियंता थे, उनका नाम था सर आर्थर कॉटन। सर आर्थर कॉटन ने जो है सबसे पहले ये विचार रखा नदियों को आपस में जोड़ने का। ये बात है
कब की? 1858 की बात है। मद्रास प्रेसिडेंसी के इंजीनियर थे, उन्होंने जो है ये विचार रखा कि भाई आपस में नदियों को जोड़ा जाना चाहिए, जिससे जो है पानी की समस्या है उसको हम निजात दिला सके। तो इस तरह से जो है विचार आया। इसके बाद आगे 1960 में तत्कालीन ऊर्जा सिंचाई मंत्री राज्य मंत्री थे के.एल. राव ने इस प्रस्ताव पर विचार किया। स्वतंत्रता के बाद उन्होंने विचार किया, स्वतंत्रता के पहले सर आर्थर कॉटन ने विचार किया था, है ना। तथा गंगा और कावेरी नदियों को आपस में जोड़ने का प्रस्ताव उन्होंने रखा था के.एल. राव ने, जो ऊर्जा तथा सिंचाई राज्य मंत्री थे केंद्र सरकार के। तो उन्होंने 1960 में जो है इस तरह का विचार रखा था। स्वतंत्रता के बाद ये प्रयास ऐसा किया गया। फिर सुप्रीम कोर्ट ने जो है 2002 में एक जजमेंट दिया था कि 2003 तक जो है इसके लिए कार्य योजना तैयार होनी चाहिए और 2016 तक जो है इसको क्रियान्वित किया जाना चाहिए। ये जो है सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। 2002 में सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को 2003 तक नदियों को जोड़ने की योजना को अंतिम रूप देने तथा 2016 तक इसे क्रियान्वित करने के लिए कहा था। ये सुप्रीम कोर्ट का प्रयास है। सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया था कि केंद्र सरकार जो है इस पर काम करे और इसको क्रियान्वित करे। 2016 तक का उन्होंने समय दिया। 1982 में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी का गठन किया, है ना। इंदिरा गांधी को श्रेय जाता है कि उन्होंने राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी का गठन किया। फिर जो है यहां से व्यवस्थित प्रयास स्टार्ट हो जाते हैं नदी जोड़ो परियोजना के अंतर्गत। 2003 में श्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार द्वारा नदियों को जोड़ने संबंधी विचार विमर्श करने के लिए श्री सुरेश प्रभु की अध्यक्षता में टास्क फोर्स का गठन किया गया। ये अटल बिहारी वाजपेयी का पहला इस दिशा में प्रयास माना जाता है। सुरेश प्रभु की अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स का गठन किया गया था 2003 में, है ना। तो अटल बिहारी वाजपेयी ने जो है यहां से एक व्यवस्थित प्रयास स्टार्ट कर दिया था उनकी सरकार ने। फिर 2012 में चूंकि इस दिशा में ज्यादा प्रयास नहीं किए गए, तो 2012 में पुनः सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आता है। इसको समयबद्ध तरीके से इस परियोजना को संचालित करने के लिए निर्देश दिए गए थे, ना। 2012 में पुनः सर्वोच्च न्यायालय द्वारा केंद्र सरकार को इस परियोजना पर समयबद्ध तरीके से अमल करने का निर्देश दिया गया। फिर आगे चल करके 2014 में केन बेतवा लिंक परियोजना को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी दी गई थी। 2024 में मंजूरी इसको मिल गई थी, जिसका शिलान्यास अभी हुआ है, ठीक है। फिर इसके घटक नदी जोड़ो जो परियोजना, उसके घटक क्या क्या हैं? उसके 3 घटक है मुख्य रूप से। इसमें 60 नदियों को जोड़ा जाना है इस परियोजना के तहत। एक बड़ी परियोजना है, इसके तहत जो है 60 नदियों को आपस में जोड़ा जाना है। इनमें गंगा नदी भी सम्मिलित की गई है। इसके 3 घटक हैं। उत्तर हिमालयी जो नदियां हैं उनको जोड़ने के लिए प्रयास किया जाएगा, वो एक घटक है नदी जोड़ो घटक। उत्तर हिमालयी नदी जोड़ो घटक है। दक्षिणी प्रायद्वीपीय घटक है और अंतरराज्यीय नदी जोड़ो घटक है। ये 3 जो है इसके घटक हैं। मतलब 3 तरीके से जो है इस परियोजना का संचालन किया जाएगा। उत्तर हिमालयी नदी जोड़ो घटक यानी उत्तर हिमालय की जो नदियां हैं उनको जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। फिर दक्षिण प्रायद्वीपीय घटक है, दक्षिण प्रायद्वीपीय दक्षिणी भाग है, वहां पर जो नदियां हैं उनको जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। फिर अंतरराज्यीय नदी जोड़ो घटक, जो बीच की नदियां हैं उनको जो है जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। तो इस तरीके से 3 तरह के घटक जो है इसमें बताए गए हैं और 3 तरीके से प्रयास किए जाना है। अब हम बात कर रहे हैं केन बेतवा लिंक परियोजना। केन बेतवा लिंक परियोजना के अंतर्गत ये पॉइंट मैंने दिए हुए हैं। इन पॉइंट्स के अंतर्गत हम इस पर चर्चा करने वाले हैं। ये मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। एमपी यूपी की संयुक्त परियोजना है। अगर हम ये बात करें तो केंद्र सरकार, मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश, इनके प्रयासों से ये योजना संचालित होने वाली है। केंद्र सरकार, मध्य प्रदेश सरकार तथा उत्तर प्रदेश सरकार, ये तीनों के प्रयासों से ये जो है परियोजना का काम स्टार्ट हुआ है और इसको पूरा किया जाएगा। 8 साल में इसको पूरा करना है। तो ये जो परियोजना आज जिसका शिलान्यास किया गया है, जब 25 दिसंबर को जिसका शिलान्यास किया गया है, तो उसको 8 साल में पूरा करना है और केंद्र सरकार, मध्य प्रदेश सरकार तथा उत्तर प्रदेश सरकार के प्रयासों से ये काम पूरा किया जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने
इन पॉइंट्स के अंतर्गत जो है इसका वर्णन किया हुआ है। इस परियोजना का उद्देश्य, बांध का निर्माण, लाभान्वित होने वाले राज्य तथा जिले, सिंचित क्षेत्र कितना है, पेयजल उपलब्धता कितनी है, जल विद्युत का उत्पादन कितना होगा और सौर ऊर्जा का उत्पादन कितना होगा इस परियोजना के पूर्ण होने पर। तो इन सभी पॉइंट्स के आधार पर हमें जो है इस परियोजना की चर्चा करना है। अभी मैंने नदी जोड़ो परियोजना के बारे में बताया था, तो आपको जो है नदी जोड़ो परियोजना का अलग से क्वेश्चन आ सकता है। तो ये इंग्लिश में भी है, इसके बारे में ऑब्जेक्टिव है, कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम है, स्टेट्स एंड डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बेनिफिटेड, जिनको जो लाभान्वित होंगे, है ना। इरिगेटेड एरिया है, ड्रिंकिंग वाटर उपलब्धता, अवेलेबिलिटी, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, सोलर एनर्जी प्रोडक्शन। तो इन पॉइंट्स के अंतर्गत हमें जो है बात करनी है केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट की। ये ज्वाइंट प्रोजेक्ट ऑफ एमपी एंड यूपी का प्रोजेक्ट है। तो इस तरीके से जो है यह है। उसके बाद इसका मुख्य उद्देश्य सबसे पहले मैंने बताया हुआ है, पर्टिकुलर उद्देश्य भी आपको पूछ सकता है एग्जाम में। तो मुख्य उद्देश्य में एमपी तथा यूपी के बुंदेलखंड क्षेत्र के सूखाग्रस्त क्षेत्रों में पानी की उपलब्धता सुनिश्चित कराना, ये जो है इसका मुख्य उद्देश्य। क्योंकि एमपी यूपी का जो बुंदेलखंड क्षेत्र है वो सूखाग्रस्त क्षेत्र, ज्यादातर सूखा वहां पर पड़ता रहता है। तो उस सूखाग्रस्त क्षेत्र से लोगों को निजात दिलाने के लिए ये परियोजना चल रही है और इसके माध्यम से पानी लोगों को उपलब्ध कराया जाएगा, सिंचाई क्षमता में वृद्धि की जाएगी, विद्युत उत्पादन में वृद्धि की जाएगी, ये सारी चीजें इसमें करना है। फिर कुछ अन्य उद्देश्य मैंने बताए हैं, संबंधित क्षेत्र में पेयजल उपलब्ध कराना, संबंधित क्षेत्र में सिंचाई क्षमता में वृद्धि करना, वही जो नदी जोड़ो परियोजना के अंतर्गत हमने पॉइंट पढ़े हैं उद्देश्य के, वही इसमें भी आएंगे। संबंधित क्षेत्र में विद्युत उत्पादन वृद्धि करना, बाढ़ पर नियंत्रण रखना, सूखे से निजात दिलाना। तो इस तरीके से ये है इसके संबंध में पॉइंट, उद्देश्य के संबंध में पॉइंट। अब परियोजना के अंतर्गत जो बांध का निर्माण किया जा रहा है वो कौन सा बांध है, उसकी डिटेल यहां पर आपको बताना है। एक्चुअली बांध से संबंधित जो है क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जा सकते हैं, प्री में और मेंस में। तो यहाँ पर मैंने बताया है कि यह परियोजना मध्य प्रदेश के छतरपुर तथा पन्ना जिले में केन नदी पर विकसित की जा रही है ना। छतरपुर तथा पन्ना जिले हैं, वहां पर जो है केन नदी पर यह विकसित की जा रही है और वहीं पर जो है बांध बन रहा है। इसके अंतर्गत पन्ना जिले के दौधन में अटल सागर बांध का निर्माण किया जा रहा है। इसका नाम एक्चुअली दौधन बांध है, दौधन गांव है, पन्ना टाइगर रिजर्व के पास में दौधन गांव है पन्ना डिस्ट्रिक्ट में, वहां पर बांध बन रहा है। तो उसका नाम दौधन बांध है, लेकिन अटल जी के नाम पर उसका नाम जो है अटल सागर बांध कर दिया गया है। ठीक है, निर्माण किया जाएगा, जिसकी ऊंचाई लिखी हुई है 77 मीटर तथा लंबाई 2.13 किलोमीटर होगी और इसमें 2853 मिलियन घन मीटर जल का भंडारण किया जाएगा, है ना। तो ये फिगर आपको ध्यान रखना, यहां से क्वेश्चन बन सकते हैं। जो बांध है उसकी ऊंचाई 77 मीटर है, लंबाई उसकी 2.13 मीटर है और उसमें जो जल भंडारण क्षमता होगी वो होगी 2853 मिलियन घन मीटर। इतना जल भंडारण किया जाएगा। ये अभी निर्माण होना है, अभी इसका काम जो है स्टार्ट होने वाला है, शिलान्यास हुआ है, अब स्टार्ट हो जाएगा। बांध के साथ साथ 2 टनल का निर्माण भी किया जाएगा। इस परियोजना के माध्यम से केन नदी का अतिरिक्त जल, केन नदी का जो अतिरिक्त जल है वो केन बेतवा लिंक नहर के माध्यम से बेतवा नदी में पहुंचाया जाएगा। ये जो है इस तरह से प्रयास किए जाना है। तो आगे मैंने इसका अलग से भी उल्लेख किया हुआ है। देखिए ऊंचाई ये लिखी हुई है, यहाँ पर ये थोड़ा सा क्लियर नहीं हो रहा है। ये देखिए छतरपुर डिस्ट्रिक्ट है और ये पन्ना डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ पर जो है बांध ये बन रहा है, ये देखो पॉइंट यहाँ पर बना हुआ है। तो ये पन्ना और छतरपुर की बॉर्डर में है दौधन गांव, पन्ना टाइगर रिजर्व। तो यहाँ पर जो है ये बांध बन रहा है। ये बेतवा रिवर है, ये केन रिवर है। तो केन रिवर ये देखो यहाँ पर ये बांध बनाया जाएगा। ये जो है यहाँ पर इसको मेंशन किया हुआ है, ये है ना। और ऊंचाई 77 मीटर, लंबाई 213 किलोमीटर है, 2.13 किलोमीटर है
और भंडारण क्षमता है 2853 मिलियन घन मीटर। तो ये चीज यहाँ पर बताई गई है। यहाँ से छोड़ा गया पानी लिंक नहर के रास्ते पहुंचेगा बेतवा नदी तक। तो वही चीज मैंने इसमें बताई है। पन्ना में के नदी पर बनेगा दोधन बांध, जिसको नाम दिया गया है अटल सागर बांध। तो ये वही चीज यहाँ पे पूरी मेंशन की गई है और इसको फिर मैंने और क्लियर कट यहाँ पे लिखा हुआ है। दोधन बांध नया नाम इसका, नया नाम है अटल सागर बांध। ठीक है, ये लिखा हुआ है। और इसकी स्थिति है दोधन गांव, पन्ना टाइगर रिजर्व, जिला पन्ना, छतरपुर डिस्ट्रिक्ट के बॉर्डर में ही है, खजुराहो के पास में है। ऊंचाई इसकी 77 मीटर है, ये मैंने बताया हुआ है। लंबाई 2.13 किलोमीटर है। जल भंडारण क्षमता है 2853 मिलियन घन मीटर। तो ये सारी चीजें मैंने पहले ही बताई हैं। यहाँ पर थोड़ा सा और मैंने क्लियर कट बताया है ताकि आप लोगों को समझने में ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। बांध की लागत जो होगी वो लगभग 4000 करोड़ होगी, है ना। ओवरऑल जो परियोजना की लागत है वो 44,000 करोड़ है, लेकिन बांध की जो लागत है 3,999.6 करोड़ लगभग हो जाएगी 4,000 करोड़। ठीक है, ये केवल बांध की लागत है। ओवरऑल लागत जो है 44,000 करोड़। अभी हम आगे उसके बारे में बात करेंगे। बांध से निकलने वाली जो नहर है केन बेतवा लिंक नहर, इसकी जो लंबाई होगी 221 किलोमीटर होगी। इस बांध से इसको नहर को लिंक किया जाएगा। इस बांध से ये नहर निकाली जाएगी और इस नहर के माध्यम से केन नदी का जो अतिरिक्त जल है वो बेतवा नदी में पहुंचाया जाएगा। ये है नहर, ये नहर का काम होगा, है ना। जो बांध बनाया जा रहा है उस बांध से ये नहर निकाली जाएगी। केन बेतवा लिंक नहर इसको नाम दिया गया है। इसकी लंबाई 221 किलोमीटर है और इस नहर से होकर के पानी, केन नदी का जो पानी है वो जो है बेतवा नदी में जाके मिलेगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से ये है। और इसके बाद परियोजना के अंतर्गत बांध निर्माण हो गया। परियोजना की कुल लागत, ये एक्चुअली हो गया इसका। परियोजना की कुल लागत है 44,605 करोड़। मैंने बताया जैसा 4,000 करोड़ लगभग बांध की लागत है, लेकिन परियोजना की ओवरऑल लागत कंप्लीट ये है 44,000 करोड़, 44,605 करोड़ रुपए होगी। मध्य प्रदेश में 2024-25 का जो बजट है उसमें इसका प्रावधान किया गया है। ये हो चुका है। परियोजना के अंतर्गत परियोजना के व्यय में हिस्से जो आएंगे, परियोजना का जो टोटल व्यय है उसमें जो है हिस्से आएंगे केंद्र और राज्य। केंद्र का जो है 90% रहेगा हिस्सा व्यय का और 10% जो है राज्य का हिस्सा रहेगा। तो ये इस तरीके से दोनों की हिस्सेदारी रहेगी। 90% खर्च जो है केंद्र सरकार द्वारा उठाया जाएगा और 10% जो खर्च है वो राज्य सरकार द्वारा उठाया जाएगा। राज्य सरकार में 2 राज्य सरकारें हैं, 2 राज्य हैं, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में 5% और उत्तर प्रदेश भी 5%। इन 5% जो है दोनों राज्य व्यय का वहन करेंगे। ठीक है, तो यहां तक हो गया। इसके बाद आता है परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य तथा जिले। इस परियोजना से दोनों जो राज्य हैं उनके जो जिले लाभान्वित होंगे उनके बारे में यहां पर आगे मैंने बताया हुआ है। एमपी के 10 जिले होंगे टोटल लाभान्वित, ज्यादा होंगे, यानी ज्यादा फायदा एमपी को मिलने वाला है। यूपी के जिले होंगे वो 4 होंगे, है ना। इस परियोजना से सबसे ज्यादा जो फायदा है, लाभ है, वो किसको मिलने वाला है? वो मिलने वाला है मध्य प्रदेश को, क्योंकि मध्य प्रदेश के 10 जिले हैं और यूपी के केवल 4 ही जिले हैं। फिर यहां पर मैंने जिलों के नाम लिखे हुए हैं, यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है प्री में कि मध्य प्रदेश के कौन से जिले लाभान्वित हो रहे हैं, कौन से जिले लाभान्वित नहीं हो रहे हैं, यूपी के कौन से जिले लाभान्वित हो रहे हैं, कौन से नहीं हो रहे हैं। ये इस तरह क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। तो ये 10 जिले यहाँ पे लिखे हुए हैं, देखिए छतरपुर, पन्ना, टीकमगढ़, मेवाड़ी, दमोह, शिवपुरी, दतिया, रायसेन, विदिशा और सागर। ये 10 जिले हैं। 10 जिलों के 1900 गांव लगभग लाभान्वित होने वाले हैं, है ना। टोटल 10 जिले जो है उनके 1900 गांव जो है इस परियोजना से लाभान्वित होंगे। उनको पेयजल, सिंचाई, विद्युत इसका फायदा मिलने वाला है। अब यहाँ पर मैंने लिखे हैं यूपी के जो 4 जिले हैं उसमें झांसी, ललितपुर, महोबा है और बांदा, है ना। ये ऐसे टोटल 4 जिले यूपी के हैं जो इस परियोजना से लाभान्वित होंगे। हाँ, तो
इस परियोजना से सिंचित होने वाले क्षेत्र हैं टोटल 10 जिले जो एमपी के हैं, उन 10 जिलों में 8.11 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि सींची जाएगी, सिंचित होगी, जिससे 7.1 लाख किसान परिवार लाभान्वित होंगे। यूपी के 4 जिलों में 1.92 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि सींची जाएगी। तो इस तरह से ये इतना सिंचित क्षेत्र है जो इस परियोजना के माध्यम से होगा। ठीक है। इसके बाद इसमें पेयजल उपलब्धता कितनी होगी, इस परियोजना से पेयजल उपलब्धता कितनी होगी, तो एमपी की 44 लाख आबादी को पेयजल उपलब्ध होगा। मध्य प्रदेश की टोटल जो आबादी है उस 44 लाख आबादी को पेयजल उपलब्ध होगा। उत्तर प्रदेश की 21 लाख आबादी को पेयजल उपलब्ध होने वाला है। तो टोटल जो आबादी जो जिसको पेयजल उपलब्ध होगा वो 65 लाख परिवारों को पेयजल उपलब्ध होने वाला है इस परियोजना से जब पूरी हो जाएगी तब, है ना। 44 और 21, 44 लाख 21 लाख टोटल हो जाता है, 65 लाख दोनों राज्यों के, है ना। दोनों राज्यों के जो परिवार हैं वो 65 लाख जो है परिवार रहेंगे जिनको ये फायदा होने वाला है। इसके बाद परियोजना से विद्युत उत्पादन कितना होगा, तो 103 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होने वाला है। परियोजना से सौर ऊर्जा का उत्पादन कितना होगा, तो 27 मेगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन होने वाला है। इसके अलावा इस परियोजना के अंतर्गत इस ऐतिहासिक चंदेलकालीन लगभग 42 पुरातन तालाबों का विकास भी इसके माध्यम से किया जाएगा। ठीक है। तो ये है इसके अंतर्गत आने वाले फायदे, होने वाले फायदे। फिर मैंने इसमें कुछ चुनौतियां भी बताई हैं, इस परियोजना से क्या क्या चुनौतियां आ सकती हैं। तो उन चुनौतियों में सबसे बड़ी जो चुनौती है पर्यावरणीय चुनौती है, क्योंकि इसमें पन्ना टाइगर रिजर्व जो है, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान का 5000 हेक्टेयर जो क्षेत्र है वो डूब में आएगा, जिससे वन्य जीवों पर संकट पैदा होगा। ठीक है। एक सबसे बड़ा ये ड्रॉबैक है, इसका सबसे बड़ी चुनौती है। इसके अलावा छतरपुर जिले के 10 गांव डूब में आने वाले हैं, तो उनके पुनर्वास की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। स्थानीय लोगों का जो विस्थापन होगा, उनका पुनर्वास ये बड़ी समस्या है, जो भी गांव डूब में आ रहे हैं, जो क्षेत्र डूब में आ रहा है। इसके बाद धन की आवश्यकता होगी, इसमें जो है खर्च भी काफी होने वाला है। तो इस तरीके से ये चैलेंजेस जो है इसमें आएंगे, और उन चुनौतियों का सामना करने के बाद ही जो है इस परियोजना को हम पूरा कर पाएंगे। इसमें कुछ मैंने क्वेश्चन लिखे हैं, ये मेंस के हिसाब से हैं, मेंस एग्जाम के हिसाब से जो क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं, इसका निबंध भी आ सकता है। नदी जोड़ो परियोजना या केन बेतवा लिंक परियोजना का निबंध भी आपको पूछ सकता है मेंस में, और क्वेश्चन भी इस तरह से आ सकते हैं। इसमें नदी जोड़ो परियोजना पर संक्षिप्त निबंध लिखिए, ये एक क्वेश्चन आ सकता है, लॉन्ग क्वेश्चन, मतलब 10 मार्क्स में। केन बेतवा लिंक परियोजना पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, ये आपको 7 मार्क्स में इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। तो उसमें सारी चीजें आपको बताना पड़ेंगी, किन राज्यों के बीच है ना, कहां पर बांध बन रहा है ना, और बांध का थोड़ा सा डिटेल आपको बताना पड़ेगा, और इसमें कितना खर्च आएगा, टोटल खर्च व्यय कितना होगा। ठीक है। टोटल परियोजना में कितना खर्च होगा, बांध में कितना खर्च होगा, इससे कितने लोगों को पेयजल उपलब्ध होगा, कितने जिले जो है इससे लाभान्वित होने वाले हैं एमपी यूपी के, है ना, कितनी सिंचाई क्षमता, कितना विद्युत उत्पादन होगा, कितना पेयजल उपलब्ध होगा, ये सारी चीजें इसमें आपको बताना पड़ेगी जो मैंने अभी बताया। केन बेतवा लिंक परियोजना के उद्देश्य या लाभ लिखिए ना, शॉर्ट में आपको उद्देश्य या लाभ बताना है। तो इस तरीके से यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है ये टॉपिक, और इसके क्वेश्चंस, इसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो है हम अगले वीडियो में उन पर चर्चा करूंगा मैं, और उसमें करीब जो भी मैंने डिस्कस किया है इन सभी से क्वेश्चंस जो है वो मैं बना करके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन उस पर जो है मैं यहाँ पर चर्चा करूंगा, जो आपको प्री के लिए बहुत फायदेमंद होंगे। इसलिए अगला जो वीडियो रहेगा उसको आप देखना जरूर, उसको जरूर देखें, उसको देखना नहीं भूलें, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है प्री के हिसाब से खास तौर से। तो आज के लिए इतना ही, और आगे मैं कुछ और नए ज्वलंत विषय लेकर के आप लोगों के समझ उपस्थित होऊंगा। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू, गुड लक।